dear students, welcome to श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। करणी एकेडमी एंड एजुटेक के उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एक प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसी टीम जो आपके लिए दिन रात काम करती है ताकि जो है आप तक एक अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है पहुंचा सकें। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और अपने जो भी साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उन तक भी ये पहुंचाएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई हैरानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पे या फिर सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर ऐप में जो आपको मैसेज का ऑप्शन मिलता है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, ताकि हम जो है अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, तो कक्षा 11वीं का 11वां चैप्टर चल रहा था द्रव्य के तापीय गुण। 5 पार्ट हम कर चुके हैं। आई होप आप में किसी को कोई डाउट नहीं होगा अगर आपने अच्छे से देखा और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझा है। तो विशिष्ट उष्माधारिता वगैरह के बारे में हमने देखा। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज चेंज यानी अवस्था परिवर्तन के बारे में देखा, उसके ग्राफ के बारे में देखा। और मैंने कहा था कि अवस्था परिवर्तन जब होती है तो एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है और वो रहती है टेम्परेचर, बट फिर भी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है यानी हीट जो है वहाँ पे जा रही है, तो उस हीट को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और उसी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आपको हेडिंग के जस्ट नीचे रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए सब ओके, थोड़ा सेटअप कर लेते हैं पेन वेन का। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा प्रति एकांक द्रव्यमान को, कितनी प्रति एकांक द्रव्यमान होना चाहिए इसमें, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये 1 kg है और कांस्टेंट टेम्परेचर यानी तापमान कांस्टेंट है, तापमान नियत है, तापमान में कोई फर्क हो ही नहीं रहा। बर्फ है, इसको वाटर बनाना 1 kg का बनाओगे पानी, तो जो हीट चाहिए मान लेते हैं डेल्टा क्यू, उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, जिसे L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं। यानी एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, एकांक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है भाई साहब? गुप्त ऊष्मा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए इसके लिए चाहिए L, फिर मैंने देखा 2 kg था तो सर 2L हो गया। फिर मैंने देखा 3 kg था तो 3L आ गया। यानी अगर मुझे m kg का या m यूनिट, वो ग्राम भी हो सकता है, कि अगर मुझे अवस्था चेंज करनी है तो टोटल हीट कितनी चाहिए? वो चाहिए m इंटू एल, क्योंकि L तो चाहिए यूनिट के लिए, यूनिट मास के लिए L चाहिए। तो उसके कंपेयर में यानी एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू 5 कर देते हैं। वैसे एक के लिए मुझे चाहिए L, तो 10 के लिए कितनी चाहिए? 10L, यानी M के लिए चाहिए ml। तो ये होता है फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, सबको मैं रब करके यहाँ पर जो चीज़ें वो लिखता हूँ कि M द्रव्यमान की अवस्था, अपनी कॉपी में लिखना है इसको, परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक
ऊष्मा जो होती है Q वो होती है m इंटू एल। तो L बराबर क्या हो जाता है Q बट्टे m। बस ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको आवश्यक उसको डेल्टा Q लिख दूँ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा Q अपॉन m, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चेंज कितना हो रहा है हीट में। अच्छा, इसको L को लिख सकते हो आप, कुछ बुक्स में Q बटे एल एम भी लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत होना। L यहाँ पर होती है गुप्त ऊष्मा। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा पदार्थ की, और जो डिपेंड करती है किस पे? पदार्थ की प्रकृति और ताप। अब और तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा ऊपर है तो ऊपर मात्रक आएगा जूल, नीचे द्रव्यमान है तो आएगा केजी। तो ऐसा ही मात्रक होता है जूल पर केजी। यहाँ से डायमेंशन वगैरह आप आराम से निकाल सकते हैं। डायमेंशन जूल के लिए हमेशा होती है m1 L स्क्वायर टी पे पावर -2, नीचे केजी है तो m1। यहाँ से डायमेंशन भी आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, यदि अब ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी नोट्स में, यदि m उस पदार्थ का द्रव्यमान है जिसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तब आवश्यक ऊष्मा का परिमाण जो होता है Q बराबर ml। मैंने कहा ना Q लिखा हुआ है कुछ बुक में, जैसे NCERT में Q लिखा हुआ है, डेल्टा Q भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अथवा L बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टे m। ठीक है, L को यहाँ पर गुप्त ऊष्मा कहते हैं तथा ये पदार्थ का अभिलक्षण है। पदार्थ का अभिलक्षण यानी पदार्थ पर निर्भर करती है। बर्फ है, मतलब बर्फ से पानी हो रहा है, या पानी से जो है ना क्या हो रहा है, वेपर बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तो उसके लिए अलग अलग जो है गुप्त ऊष्मा निर्धारित है। सोना है तो उसके लिए अलग है, चांदी है तो अलग है, यानी पदार्थ पे डिपेंड करती है, मात्रा पे डिपेंड नहीं करती है ना, क्योंकि यूनिट मास के लिए डिफाइन करते हैं। यूनिट मास के लिए डिफाइन कर दिया तो अब वो कोई भी चीज़ अगर यूनिट के लिए डिफाइन होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा, हम क्या करते हैं 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यानी इकाई द्रव्यमान के लिए करते हैं, तो वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। लेकिन ऊष्माधारिता वो होती है m इंटू स्मॉल s, यानी वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है पदार्थ की मात्रा। मात्रक होता है जूल केजी इनवर्स, यानी जूल बट्टे केजी जो आया था अपना, केजी को ऊपर ले जाओगे तो केजी इनवर्स बन जाएगा। L का मान दाब पर भी निर्भर करता है। प्राय इसका मान उदाहरण मानक वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर करते हैं, बट हाँ दाब पर भी अगर कहीं परीक्षा में भूले भाटे लिखा हुआ मिले तो लिख सकते हो कि पदार्थ की प्रकृति पर और दाब पर निर्भर करता है। चलिए ओके, अब जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग जो आपका अवस्था है वो बदलती है। वेपराइजेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, तो आपको बता रखा है कल वाला जो प्रीवियस लेक्चर उसको याद कीजिए, अगर नहीं है तो लिख देता हूं यहाँ पर। वाष्पन या वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव से गैस में बदलना। अगर नहीं लिखा है तो लिख दो, प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक मैंने बता दिया, अगर नहीं बताया तो लिख दो। यही इसका उल्टा होता है संघनन, जस्ट इसका उल्टा, वाइस वर्सा जिसे बोला जाता है। गैस या इसको वाष्प भी बोलते हैं, दोनों। वाष्प से इधर भी वाष्प कर देना, वाष्प से किस में बदलना, द्रव में बदलना। ठीक है, तो जब द्रव से गैस या वाष्प में बदला जाता है उसको बोला जाता है वाष्पन। तो उसके लिए हीट जो चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसको थोड़ा समझते हैं ब्लैक स्क्रीन पे आते हुए। मान लीजिए मैंने कल बताया था, वापस बताता हूं, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है।
अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है, यानी वाष्पन हो रहा है, यानी द्रव से किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। पानी है मान लीजिए, और अब वो भाप बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तो हीट तो चाहिए, ऊष्मा तो चाहिए, बट ताप नियत है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप बदल ही नहीं रहा है, बट फिर भी वो जो है द्रव से वाष्प में बदल रहा है, मतलब ऊष्मा तो कहीं ना कहीं से आ रही है। यही ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, और क्योंकि ये वाष्पीकरण के दौरान चाहिए है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और जल के लिए इसका मान होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम जल जो है अगर वो द्रव से वाष्प में बदल रहा है तो कितनी कैलोरी ऊष्मा जो है वो चाहिए होगी उसको, 540 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, यानी बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो है भाप में कई बार हाथ वगैरह बहुत एकदम जल जाता है, वाष्प बहुत खतरनाक होती है। गर्म पानी की अपेक्षा जो वाष्प होती है वो ज़्यादा जलाती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा ज़्यादा रिलीज होती है। चलिए, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन क्या होगी, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो, सॉरी 9th क्लास में, केमिस्ट्री जो होता है स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना, 9th क्लास, वहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है। ये ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के द्रव को संपूर्ण रूप से बिना ताप में परिवर्तन के अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक है, यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो एकांक द्रव्यमान के द्रव को संपूर्ण रूप से बिना ताप में परिवर्तन किए वाष्प अवस्था में बढ़ने के लिए आवश्यक है। यानी आप अगर इसको लिखोगे तो आप लिखोगे Q जो चाहिए होता है M इंटू L, और नीचे आ जाता है, ये कॉपी में लिखना, L इंटू LF को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LV, सॉरी है ना, मिस्टेक, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई M। अगर मैं M को 1 कर दूं तो Q कितना आ जाता है, LV के इक्वल आ जाता है। यानी एकांक द्रव्यमान के द्रव को संपूर्ण रूप से बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है, ये देखो ऊष्मा किसके बराबर होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की। फॉर वाटर मैंने बताया था, पानी के लिए इसका वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जूल पर केजी में, कैलोरी की जगह 4.2 कर दो, जूल आ जाएगा, ग्राम की जगह 10⁻³ kg कर दो तो वो जूल में भी आंसर आ सकता है। कैलोरी से जूल में और ग्राम से केजी में कैसे बदलते हैं ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे बर्फ है, एक एग्जांपल लेते हैं, यानी ठोस की बात कर रहे हैं, ठोस से द्रव बना रहे हैं, यानी बर्फ से पानी बना रहे हैं। अब जब ठोस से द्रव बनाएंगे हम लोग तो हम क्या करेंगे, हमें क्या होगी, ऊष्मा की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, कल बताया था, ताप नियत रहेगा। और इस नियत ताप को क्या बोलते हैं, जरा स्क्रीन को पॉज करके सोचिए। ओके, इसको बोलते हैं गलनांक। क्या बोला जाता है, गलनांक। और पानी के केस में ये कितना होता है, 0 डिग्री। और क्वथनांक कितना होता है पानी के केस में, 100 डिग्री सेल्सियस। कब होता है, मानक दाब पर। कब होता है, मानक दाब। इसको सामान्य क्वथनांक और सामान्य गलनांक भी बोला जाता है, क्योंकि अगर दाब को बढ़ाएंगे कम करेंगे तो क्वथनांक वगैरह में फर्क पड़ सकता है। उसके बारे में भी अभी मैं अध्ययन करवाने वाला हूँ इस स्लाइड में, लास्ट में हम करेंगे इसके बारे में कि दाब पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ से पानी यानी ठोस से द्रव जब बनता है तो ताप तो नियत रहता है, लेकिन ऊष्मा की तो जरूरत पड़ेगी, तभी गलेगा। ऊष्मा की
ज़रूरत रहेगी। और ये जो ऊष्मा आती है जो गुप्त रूप से जो ताप को बगैर बढ़ाए गला देती है, इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेकिन क्या कर रही है, गला रही है, बर्फ से पानी बना रही है, तो इसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे उस वाष्पन की थी, इसे बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। और इसका डिनोट क्या होगा, LF फ्यूजन। ठीक है, हो जाएगा Q/m। चलिए देखते हैं आगे, स्लाइड में आ जाएगा। गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इसको बोला जाता है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोला जा सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये वह ऊष्मा है जो बिना ताप में बदले एकांक द्रव्यमान के ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। बिना ताप को बदले एकांक द्रव्यमान के ठोस को द्रव में बदलने के लिए, इसको LF या फिर LMB मेल्टिंग या फ्यूजन, ये होता है Q/m। ठीक है, m अगर 1 कर दूँ, कॉपी में लिख देना ये दोनों चीज़ें जो मैंने पिछली बताई थी, LV की और ये LF, तो Q जो होता है वो LF या LM के इक्वल आ जाता है। फ्यूजन या मेल्टिंग, जिसको फ्यूजन मतलब उल्टा प्रोसेस, और जमना, और पानी जो है बर्फ़ बन रहा है या बर्फ़ से पानी बन रहा है, तो क्योंकि दोनों टाइम पे मैंने क्या बताया, अवस्था जब परिवर्तित होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उसके लिए हीट की ज़रूरत होती है। पानी के लिए केस में होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। पानी के लिए कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये पूछा जाता है और आगे न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है इस डेटा को। इसीलिए मैंने बताया कि वेपराइजेशन LV जो होता है वो होता है 540 पानी के लिए, और LF या LM मेल्टिंग या फ्यूजन ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है सर, अब सर ये ग्राफ जो मैंने कल बताया था NCERT का, ये है 11.12, इस ग्राफ को समझिए क्या कह रहा है ये। इसको जो है ऐसे बना देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या थी, यहाँ पर जो है, चलिए ये पैमाना माइनस से ले लिया इन्होंने, 0 ऊपर कर लिया, तो यहाँ मत मिलाओ इसको। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 0 है, टेम्परेचर स्टार्ट हुआ 0 यहाँ है, इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, 0 मैंने सोचा यहाँ लिया होगा, लेकिन उन्होंने ऊपर लिया, जिसको मिलाना नहीं है। यहाँ पे 0, अब समझिए ये कैसे कह रहा है, जो कल मैंने ग्राफ बनाया था कि यहाँ पर कोई बर्फ़ थी जो -10 डिग्री पे थी, मान लीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 है तो इसके नीचे माइनस ही होगा, कुछ ना कुछ। यहाँ पे मान लेते हैं -10 होगा, तभी तो ऊपर 0 हुआ है। ग्राफ मैंने क्या बताया, अपने हिसाब से पैमाना ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो 0 डिग्री का जो बर्फ़ है, सॉरी -10 डिग्री का बर्फ़ है, कन्वर्ट होगा पहले किस में, 0 डिग्री के बर्फ़ में। ध्यान दीजिए, तो -10 से 0 आएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तभी माइनस वाला 0 हो गया। -10 कम है, 0 बढ़ा है, ध्यान रखिए, तो बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट भी चाहिए होती है इसको, ये वाली हीट कितनी चाहिए, ये और ये। एक्स एक्सिस पे जो हीट है, ऊष्मा है, वाई एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर है। अब 0 का बर्फ़ हो गया, 0 क्या होता है, गलनांक होता है बर्फ़ के लिए, इन गलनांक फिक्स हो जाता है। तो अब ये 0 का पूरा बर्फ़ पहले 0 के, कल वाली क्लास में बताया था, 0 के पानी में कन्वर्ट होगा, लेकिन ताप वही रहेगा। देखो 0 का बर्फ, ताप वही रहा, देखो ऐसे समांतर आती है तो कांस्टेंट के लिए, देखो प्रावस्था परिवर्तन, यानी इस टाइम पे अवस्था परिवर्तन हुआ है किसका, बर्फ़ का। और यहाँ पर पूरा का पूरा बर्फ़ जो है वो किस में बदल गया है, अब जो है द्रव में बदल गया है, पानी में बदल गया है। तो ये जो हीट चाहिए होगी इतनी वाली, अब तापमान तो नहीं बढ़ा है, वाई एक्सिस पे तो कुछ नहीं गया, लेकिन एक्स में गया है, यानी इतना जो चाहिए, ये देखो 80 किलो कैलोरी पर केजी, ये मतलब कैलोरी में निकाला हुआ है। मैंने ग्राम में निकाला था, तो ग्राम में कितना आया था, ग्राम में आया था 80 कैलोरी पर ग्राम।
अब ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना करोगे, 10⁻³ को 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 80 × 10⁻³ और 10⁻³ को बोलते हैं किलो, इसीलिए आया 80 किलो कैलोरी पर केजी, क्योंकि अब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो कन्वर्जन है जो कि आपको बता दिया था कैसे करते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 0 का पानी है ना, अब ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया। अब ये पहले 100 डिग्री के पानी में बदलेगा। 0 से 100 यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है। देखिए टेम्परेचर चेंज हो गया, कहाँ चला गया, क्वथनांक पे चला गया। अब क्वथनांक पे कांस्टेंट होगा, फिर प्रावस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, कितना 540 कैलोरी पर केजी के रूप में आएगा। और ये जो पानी है अब ये बन जाएगा स्टीम। क्या बन जाएगा, स्टीम, यानी वाष्प बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा वाष्प बना, तब तो कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन हीट चली है। अब इसके बाद ये पानी जो है अपने आप, क्योंकि अब ये जितनी भी हीट आपको बनानी है, अब ये पूरा वाष्प में बदल गया है, फिर ये कन्वर्ट होता रहेगा। तो इस तरह का ये अवस्था परिवर्तन का ग्राफ है। स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी का है, तो नीट और जेईई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये वाली चीज़ है, ये लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा है ये। और ये कौन सी है, ये ऊष्माधारिता है, क्योंकि ऊष्माधारिता के लिए हम लिखते हैं ms डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज है तो डेल्टा टी वाला फॉर्मूला। यहाँ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पर फॉर्मूला m × l वाला आएगा, ध्यान रखना दोनों का। यहाँ हीट निकालने के लिए m × l यूज करोगे, क्योंकि अगर ये यूज कर दिया ms डेल्टा टी तो डेल्टा टी तो 0 है, चेंज ही नहीं हो रहा है। दो तरीके से हम हीट निकालते हैं। तो ये जल के लिए ताप तथा ऊष्मा के बीच ग्राफ है, पैमाना अनुसार नहीं, मैंने क्या बोला कि एक रफली बनाया हुआ है। चलिए, तो इसको मैं एक बार अपनी कॉपी में बना लेना कि कैसे ये प्रोसेस हुआ है। ओके, अब एक आपके पास क्वेश्चन है, इसको जब हम करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। पर उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो थोड़ा इजी है, ताकि ये क्वेश्चन करने में कोई परेशानी हैरानी हम लोगों को ना रहे। कहा है -10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी है, उसको 150 डिग्री की भाप बनाना है, तो आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। अब देखो, कई बार एग्जाम में दिया होता है वाटर के लिए, और वैसे तो नॉर्मली दिया ही होगा 99%, पर 1% हो सकता नहीं दिया हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है LV, सब वाटर के लिए ही है, पानी के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम। LF या LM दोनों एक ही होते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। किसके लिए, सब वाटर के लिए। ध्यान है, अब मैं बार बार बेस में वाटर नहीं लिख रहा, आपको पता है 80 मैंने इसलिए बोला था कि डेटा याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। स्पेसिफिक हीट जो बर्फ के लिए दे रखी है, किसके लिए, बर्फ के लिए है, बर्फ वो दे रखी है 0.5, और स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए दे रखी है, हमने निकाली है कल भी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे भी ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये डेटा दे रखा है भाई साहब हम लोगों को। अब हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐड आपको करना है, मैं सब प्रोसेस बता रहा हूँ। कितनी हीट चाहिए होगी, सबसे पहले तो हम -10 डिग्री के बर्फ से जीरो डिग्री की बर्फ बनाएंगे, यानी -10 से 0, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए मुझे हीट चाहिए डेल्टा Q1, ठीक है। फिर 0 डिग्री की बर्फ से फिर 0 डिग्री का पानी बनेगा, इसके लिए हीट चाहिए डेल्टा Q2। फिर 0 डिग्री के पानी से 100 डिग्री का पानी बनाएंगे, यहाँ पे इसके लिए चाहिए डेल्टा Q3, ध्यान देना। फिर 100 डिग्री के पानी से 100 डिग्री की भाप बनाएंगे, ध्यान रखना, इस प्रोसेस भूलना मत।
पानी से फिर 100 डिग्री की भाप बनेगी, अवस्था परिवर्तन होगा, इसके लिए चाहिए डेल्टा Q4। फिर 100 डिग्री की भाप से 100 कितना देर का है 50 डिग्री की भाप बनाएंगे, इसके लिए चाहिए डेल्टा Q5। अब यहाँ पर देखिए, सब मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। डेल्टा Q1 कितना होगा, ये होगा MS बर्फ इंटू डेल्टा T। M कितना दे रखा है 10 ग्राम, S कितना दे रखा बर्फ के लिए 0.5 यानी 1/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा T यानी चेंज कितना हो रहा है, तो -10 से 0 जा रहा है, यानी 10 का चेंज हो रहा है। इसको कर देना, ये डेल्टा Q1 आ जाएगा, ठीक है, जो भी आए। डेल्टा Q2 क्या आएगा, है ना, ये गुणा भाग करवाना 5th 6th का काम नहीं है, आपको बताना है फिजिक्स क्या होती है। डेल्टा Q2 सर यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सर यहाँ से 0 से ये 0 का है, यानी डेल्टा T तो 0 है, सर यहाँ तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी तो मैंने बताया था, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, स्क्रीन को पोज करके सोचिए, यस, यहाँ पर कौन सा लगेगा, गुप्त ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, M इंटू L, कौन सा, LF, क्योंकि गल रहा है ना बच्चों, बर्फ से पानी बन रहा है, फ्यूज हो रहा है या फिर मेल्ट हो रहा है, LF या LM। तो M कितना है, M तो 10 ग्राम ही है, और ये कितना है 80, तो 80 लिख दिया यहाँ पर, ये डेल्टा Q2 आ गया। ऐसे कैसे डेल्टा Q3 क्या आएगा, अब सर डेल्टा Q3 0 से 100 हो रहा है ना, तो अभी MS किसके लिए, अब वाटर के लिए आ जाएगा, पानी के लिए, इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पर डेल्टा T क्या है, यहाँ पर डेल्टा T है सर ये वाला 0 से 100, M तो वही 10, पानी के लिए सर 1, और डेल्टा T 100 का चेंज हो रहा है, ये आ जाएगा Q3। ऐसे कैसे, यहाँ पे देखो Q4 यहाँ लिख रहा हूँ, Q4 कितना होगा, ये 100 से 100 हो रहा है ना, तो यहाँ पर M इंटू L, M कितना 10, लेकिन L कौन सा, अब क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है, पानी से भाप बन रहा है, तो LV 540 वाला। अब लास्ट Q5 कितना हो जाएगा, MS डेल्टा T, यही फॉर्मूला है ना। तो अब क्या लिख दोगे, अब लिख दोगे आप यहाँ पे एक और डेटा लिख दो, यहाँ पर S भाप, S जो है वो भाप के लिए लिख दो 0.5, जो भी है, जो आपको दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा M 10, भाप के लिए S कितना होगा 0.5 यानी 1/2, डेल्टा T कितना 100 से 150 जा रहे हैं, अब लास्ट 150 जा रहे हैं ना, लास्ट 150 तक पहुँचना है, तो 50 डेल्टा T। अब यहाँ पर Q1 Q2 Q3 4 सबको जोड़ दो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी है, ये आ गई। ये प्रोसेस होता है किसी भी, जो आपका मतलब आपको अगर -10 डिग्री के बर्फ से 150 डिग्री की भाप बनानी है फ्रिज से निकाल के, तो इतनी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे हजारों करोड़ों सवाल हो सकते हैं जिसमें ये यूज होगा। दो तरीके से, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो M इंटू L वाला, L आपको दे रखा होगा, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MS डेल्टा T वाला फॉर्मूला, जिसमें S आपको दे रखा हो, डेल्टा T आपको पता है कितना चेंजेज करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो अभी सवाल हम कर रहे थे, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 11.4। जब 0 डिग्री सेल्सियस का, इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है ये ध्यान रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस का 0.15 kg, इसको सर मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, kg हिम यानी आइस बर्फ को किसमें डाला है, 50, एक और मिक्स था कितना 50 डिग्री सेल्सियस का 0.3 kg का पानी था, यानी जल था, उसमें मिक्स कर दिया है, और मिश्रण का ताप आपको बता दिया है, मिश्रण का ताप कितना बता दिया है, लास्ट T फाइनल कितना बता दिया है 6.7 से। अच्छा, तो हिम के संलग्न में ऊष्मा परिकलित कीजिए। अच्छा, कितनी जो है वो बर्फ से पानी जब बना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए,
हिम के शलंगन की ऊष्मा को परिवर्तित कीजिए। ठीक है, देखिए एस जल आपको दे रखा, बर्फ की आपको निकाल, तो तरीका क्या होगा वो देखिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए होता है दी गई हीट बराबर ली गई हीट, यानी उसको दिया कौन सा है, इस 50 वाले ने दिया है, देने वाला तो कौन सा है, 50 वाला ही है। तो 50 वाले ने कितना दिया है, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, m कितना है 50 वाले का 0.3, s कितना है इसका दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 4186, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, देखो 50 पे था और मिक्सर का कितना आ गया है 6.7, यानी 50 माइनस 6.7, ये कितना हो जाएगा आपका 43.3, अगर इसको 7 से करोगे तो 0 और 50, तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी 43.3। ठीक है सर, ये अब लेने वाली कौन सी है, तो लेने में दो है, एक तो बर्फ से, देखो एक तो क्या हुआ है 0 डिग्री की बर्फ से, पहले तो 0 डिग्री का पानी बनेगा और फिर 0 डिग्री के पानी से 6.7 डिग्री का पानी बनेगा, यानी दो हीट। तो एक तो ml, m कितना है ये पानी वाले का 0.15 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मुझे निकालनी है, सॉरी फ्यूजन LF ये निकालनी है, m इंटू एल प्लस ms डेल्टा टी, तो m कितना 0.15, s बर्फ के लिए 1/2 0.5, डेल्टा टी कितना चेंज हो रहा है, पानी के लिए दे रखा है, सॉरी पानी के लिए तो 1 दे रखा है ना, 1 कितना ms, m कितना है 0.15, s कितना है, क्योंकि 0 डिग्री के पानी से इतना बन रहा है, ये पानी बन रहा है, तो पानी के लिए तो दे रखा है कितना, जो भी दे रखा है यहाँ पर 4186, वो 4200 ही है, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू होती है ना 1 कैलोरी वो होती है 4.18 के करीब, लेकिन हम इसको 4.2 मान के 4200 कर देते हैं, वरना एक्चुअल आता है 4186। तो ये आ जाता है ms और डेल्टा टी यहाँ पर देख लीजिए कितना 6.7, तो यहाँ से देखो ये वाला आ गया, ये आ गया, तो इस वाले को इससे माइनस कर दोगे और इसका डिवाइड कर दोगे तो आपके पास LF आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ के लिए कितना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि दी गई हीट बराबर ली गई हीट, है ना। जल्दी से देख लीजिए इसको वापस, अगर समझ नहीं आया किसी को तो हो सकता है फ्यूज जुड़ गए हो। तो देखिए बर्फ था ना, स्पेस कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बर्फ था ना ये कितने था 0 डिग्री का था, तो पहले किस में बदलेगा 0 डिग्री के पानी में बदलेगा और फिर ये बदलेगा 0 डिग्री का पानी 6.7 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेगा। तो दो हीट चाहिए होगी यहाँ, एक यहाँ पर 0 से 0 यानी m इंटू LV और LF m इंटू LF, और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखो डेल्टा टी आ रहा है, यहाँ पे होगा ms, s किसके लिए पानी के लिए, और डेल्टा टी, तो दो हीट चाहिए। तो ये m तो आपको पता है कितना 0.15 इंटू LV तो मुझे निकालना LF प्लस m आपको दे रखा है 15, पानी तो वही होगा, बर्फ का चेंज कहाँ से हो जाएगा, इंटू S पानी दे रखा है, देखो जूल में दे रखा है तो जूल में रख दो 4186 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 6.7। अब ये हीट आएगी कहाँ से यार, ये ठंडा होगा ना 50 ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना ms डेल्टा टी, m कितना 0.3, S वाटर कितना है 4186 इंटू डेल्टा टी कितना है टेम्परेचर में चेंज 6.7, यहाँ से LV निकल जाएगा, इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से करना, दी गई हीट बराबर ली गई हीट, ये कैलोरीमेट्री का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आई ही होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और समझ आई होगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। आगे हम और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे
त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, कोई और अमाउंट है तो उसका त्रिक बिंदु क्या होता है, या गलनांक और क्वथनांक पे प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, यानी दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है। अशुद्धि मिला दे, कई बार होता है ना, नमक, बर्फ में नमक मिला दिया जाता है या दाल में पहले नमक मिला दिया जाता है, उसका क्या रीजन होता है। तो अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्वथनांक कैसे चेंज होते हैं, दाब से कैसे चेंज होते हैं, ये सारे हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप जो है बने रहिए और सारे सवालों को अच्छे से कीजिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए कि क्या चीज़ें हो रही है। थैंक यू वेरी मच।